चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म खत्म किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। एक बार रिवाइज कराता हूँ क्या क्या आइसोमेरिज्म हमने देखा था। तो आइसोमेरिज्म में वी सॉ टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक था स्ट्रक्चरल एंड द सेकेंड वन वाज स्टीरियो, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में हमने चार टाइप के देखे थे। क्या क्या थे? एक था आयनाइजेशन, दूसरा था सॉल्वेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। सबका एक एक कंडीशन था ना कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वही शो कर पाएंगे जिनका जो काउंटर आयन है वो भी एक लाइगेंड बनने के लायक है। जैसा आपने देखा था कि कोबाल्ट के साथ हमने यहाँ पे लेट से 5 अमोनिया रखा और एक ब्रोमीन रखा, और काउंटर आयन जो है वो सल्फेट है, SO4। इसका आइसोमर क्या बन सकता है? एक और ब्रोमाइड बाहर और सल्फेट अंदर। आपने सल्फेट को अंदर ले लिया, ब्रोमाइड को कर दिया बाहर। समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गए आयनाइजेशन आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, बट क्या अलग है? पानी में जाने के बाद ये सल्फेट आयन देगा बाहर, और पानी में जाने के बाद ये ब्रोमाइड आयन देगा बाहर। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मतलब उनका आयनाइजेशन प्रोडक्ट अलग अलग है। आयनाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अलग अलग है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। सॉल्वेट में क्या था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर इनसाइड है तो लाइगेंड की तरह बिहेव करेंगे, बाहर है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव करेंगे। उनमें डिफरेंस होगा। लिंकेज में क्या देखे थे? इट इज शोन बाय दोज हु हैव एम्बीडेंटेट, डाइडेंटेट नहीं बोलेंगे उसको। एम्बीडेंटेट इज अ यूनिडेंटेट लाइगेंड। साइनाइड और एनसी आइसोसाइनाइड ये एक ही बॉन्ड बनाएंगे। दे आर नॉट डाइडेंटेट, दे आर मोनोडेंटेट बट एमबी। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड्स या यूनिडेंटेट लाइगेंड्स। बनाएंगे एक ही बॉन्ड बट दोनों साइड से बना सकते हैं, तभी एमबी डेंटेट नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये था ऐसे हमारा कैसा था, कौन सा? एक और HCN और एक NCS। एक और क्या था? NO2 या बॉन्डिंग होगी O से। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, सेम है, सेम है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके पास एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसका देखा था हमने? इसके लिए क्या कंडीशन थी? वो तो आयनाइजेशन है, पोटेंशियल लाइगेंड होता है वो। दोनों कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स होंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा कैटायन, और एनायन भी आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा। तो आप लाइगेंड्स एक्सचेंज मारोगे। इसका जो लाइगेंड है आप इस मेटल के साथ भेज दोगे, इसका जो लाइगेंड है वो इस मेटल के साथ आ जाएगा। और हो सकता है कैटायन एनायन चेंज हो जाए। जो पहले कैटायन था वो अब एनायन हो जाए, जो पहले एनायन था वो कैटायन हो जाए। वो हमें बाद में पता चलेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। स्टीरियो में हमने 2 देखे थे। एक था ज्योमेट्रिकल और दूसरा था हमारा ऑप्टिकल, है ना। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का एक और नाम क्या था? सिस ट्रांस, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल में हम क्या बोल रहे थे कि ये आपका डी और एल टाइप बोल सकते हो, डी और एल टाइप, बिकॉज एक कंपाउंड आने वाली लाइट को राइट रोटेट कर रहा था तो उसका आइसोमर उस लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा था, इसलिए दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स कहला रहे थे। और उसके लिए कंडीशन क्या थी कि किराल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किराल। किराल का मतलब क्या था? हाँ, मतलब जो कंपाउंड अपनी इमेज का नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। मैंने आपको हाथ का एग्जांपल दिया था कि अगर ये आपका राइट हैंड है तो इसकी इमेज कैसी बनती है? ऐसी बनेगी इसकी इमेज। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे एक मिरर है तो इसका इमेज ऐसी दिखने वाला है। अब जब आप इसको ओरिजिनल वाले को मिरर इमेज के ऊपर रख के देखोगे तो इट शुड नॉट सुपर इम्पोज। अभी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि क्या ये हाथ इस हाथ को पूरी तरीके से छुपा पा रहा है? तो द आंसर इज नो, नहीं छुपा पा रहा है। अंगूठा तो अलग से दिख ही रहा है, प्लस उंगलियों की लेंथ भी अलग अलग है, तो हमें ये पूरा हाथ इस पीछे वाले हाथ को छुपा नहीं पा रहा है। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर एक स्पीयर होता ना तो स्पीयर का मिरर इमेज स्पीयर ही होता,
और ये एक दूसरे को छुपा देते, तो ये एक किराल हो गए। क्या हो गए? ये एक किराल और ये किराल हो गए। तो ये कंडीशन होती है कि किराल होना चाहिए। अगर आपका कंपाउंड किराल है, यानी कि इट डू नॉट पोजेस पीओएस। क्या लिखे थे पीओएस का फुल फॉर्म? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस कंपाउंड की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेन जो उस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सब उसकी कंडीशन है। देयर शुड बी नो पीओएस, द कंपाउंड शुड बी किराल। ये सब उसकी कंडीशन थी। ये हमने किसमें सिर्फ देखा था? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में। किसमें देखे थे? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और ये हमने दोनों में देखा था, एक स्क्वायर प्लेनार में विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक ऑक्टाहेड्रल में विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं था, बिकॉज टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं। तो हमने टेट्रावेलेंट में आप बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कहीं भी रखो तो आपको कोई नया स्पेशल अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट है। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। स्पेस में वो कैसे अरेंज है ना? तो इसको भी अपन ने अलग अलग एग्जांपल देखे थे। स्क्वायर प्लेनार में भी क्या क्या टाइप देखा था अपन ने? स्क्वायर प्लेनार में MA2B2 टाइप, यानी कि मेटल के साथ 4 लाइगेंड होते हैं ना। स्क्वायर प्लेनार में कितने लाइगेंड होते हैं? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब वो चारों एक जैसे होंगे तो नहीं होगा यहां पे भी। मतलब MA4 या MA3B ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों। अगर M के चारों तरफ A है तो आप कैसे भी कंपाउंड को घुमा लो, हमेशा A के सामने A के सामने A ही आएगा। और A3B में क्या देखा था हमने कि 3 A है और 1 B है, तो हमेशा एक A के सामने एक A रहेगा और एक A के सामने एक B रहेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कहां से होगा? MA2B2 टाइप से, जहां पर M में A के सामने B और A के सामने B, या फिर A के सामने A और B के सामने B। अब ये दोनों अलग अलग दिख रहा है आपको। यहां पे आप कहीं भी रखो, अगर आप B यहां रखोगे तो A यहां रखना पड़ेगा। तो ये इसको ऐसे घुमा दूंगा तो वाला बन जाएगा जो मैं अभी बता आपको, ये B A A A। इसको आप स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग नहीं बोल सकते, इसको तो मैंने बस घुमा दिया ऐसे। तो घुमाने को थोड़ा बोल रहे हैं अपन। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब एक के सामने एक जो था वही वैसे ही रहेगा। ए के सामने बी, ए के सामने सॉरी ए के सामने बी, ए के सामने ए के सामने ए। तो ये दोनों सेम है, दे आर नॉट अनइक्वल, दे आर सेम। बट यहां देखो आप इन दोनों को, यहां पे ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, पर यहां ए के सामने ए है, बी के सामने बी। ये होता है स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, MA2B2 MA2B2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है। अरेंजमेंट कैसे समझ में आया? कि हर एक लाइगेंड के सामने दूसरा लाइगेंड हर बार सेम नहीं है। इस स्ट्रक्चर में सेम लाइगेंड्स ऑपोजिट है, सेम लाइगेंड ऑपोजिट है, डिफरेंट लाइगेंड ऑपोजिट है। तो इसमें से सिस कौन सा था? हाँ, ऊपर वाला सिस था और नीचे वाला ट्रांस। कैसे समझते हैं? सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड सिस। याद आ रहा है? तो एक ये वाला टाइप देखा था हमने MA2B2 वाला। ठीक है, इसमें एक और टाइप क्या देखे थे MA2B2 के अलावा? स्क्वायर प्लेनार में ही MA2, वो तो यही हो गया। MA2BC भी सेम है। इसमें वो देखे थे ना डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल। डाइडेंटेट होगा पर कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल। तो अपने नाम क्या दिया था उसको? AB का ट्वाइस। देखो है कि नहीं ये वाला टाइप MAB2। अरे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो लिखे थे, तो एक ये टाइप था। ठीक है, और एक टाइप और क्या था? ABCD, MABCD टाइप। क्लियर है? एक बार वो स्लाइड चलाऊं क्या, कि समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को इसलिए रिवाइज करके आने बोला था कि हमको उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। बिना रिवाइज करे आप लोग के दिमाग में अगर सारे टाइप्स नहीं है तो हमें अभी फिर क्वेश्चन बनाया कोई मीनिंग नहीं बैठेगा। फिर ऐसा होगा कि मैं ही पढ़ रहा हूँ वापस से, आप लोग के नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं आने वाला फिर। क्योंकि अभी तक अपन थ्योरी में इसको पढ़ रहे थे एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा इसका। बहुत रेयर ही ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन ऑल द आइसोमर्स या टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको जो मैंने अभी आपको यहाँ पर
स्लाइड में दिखाया था, ये वाला। कुछ तो एक दो क्वेश्चन तो हमने किए भी थे उस दिन, और एक ये वाला क्वेश्चन जो मैं आज सबसे पहले ओपन करके रखा था। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे अपन। इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। पहला कंपाउंड आपको क्या दिख रहा है? नाम क्या है पहले वाले का? ये स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा क्लोज नहीं हुआ है, हाँ बोलिए। पोटेशियम, हाँ आगे। डाई एक्वा, डाई ऑक्सो नहीं, ऑक्सलेटो, है ना। डाई एक्वा, डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट, क्योंकि वो क्या है? एन आयन है। ओके, एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? हाँ, कैसे 6 आ रही है भाई? और कोऑर्डिनेशन में पूछा ही नहीं मैं। तो ये +1 होता है ना, तो ये -1 रहा होगा। तो x +0 -4 इज इक्वल्स टू -1। दिख रहा है 3, है ना। तो क्या आएगा ब्रैकेट में? फिर 3 आ जाएगा। चलो ये तो उसका नाम हो गया। हाँ चलिए, आइसोमरिज्म बताइए, किस टाइप का आइसोमर ये वाला कंपाउंड एग्जिबिट कर सकता है? सोचिए एक बार। देखो ना, लिंकेज होगा, लिंकेज तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें जो एम्बिडेंटेड लाइगेंड है वो है ही नहीं। सॉल्वेट हो सकता है, बट देखो उसके लिए अगर आप एक पानी बाहर निकालोगे ना, तो अंदर किसी को लाना पड़ेगा। आप सॉल्वेट का एग्जांपल देखो तुरंत। चलो अभी माइंड में अगर आपके डाउट आ गया ना कि पानी देख के सॉल्वेट बोल रहे हैं, तो ये गलत है। तुरंत सॉल्वेट का एग्जांपल देखो। देखो मुझे मत देखो, सॉल्वेट का एग्जांपल देखो। वहां आपने पानी को बाहर किया था एक डॉट H2O करके, तो एक लाइगेंड अंदर भी तो लेके आए थे। आप पानी को बाहर कर दोगे तो फिर लाइगेंड किसको अंदर लेकर आओगे? पोटेशियम लाइगेंड थोड़ी ना है। समझ गया ना। तो सिर्फ अंदर पानी देख करके नहीं बोलना है कि सॉल्वेट है, नहीं। आपको ये देखना है कि क्या अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहे, और ये पानी बाहर जा सकता है क्या? अंदर बाहर के काउंटर आयन को अंदर ला सकते हैं क्या? तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का जो काउंटर आयन है वो एक पोटेंशियल लाइगेंड नहीं है। एम आई क्लियर? तो सॉल्वेट भी नहीं होगा। और क्या है? लिंकेज तो पहले ही मना कर दिए थे ना, लिंकेज कर तो एम्बिडेंटेड चाहिए भाई। आयनाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर जो लाइगेंड है वो पोटेंशियल, सॉरी बाहर जो काउंटर आयन है वो पोटेंशियल लाइगेंड नहीं है। और वो भी नहीं हो सकता कोऑर्डिनेशन, मतलब स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं है, स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं होगा। अब आते हैं अपन किसमें, हमारे ज्योमेट्रिकल। आयनाइजेशन तो नहीं होगा ना। आयनाइजेशन के लिए ना ये के का भी लाइगेंड होना जरूरी है, पर के लाइगेंड नहीं होता है। के मेटल है ना, इट कैन नॉट बी द लाइगेंड। वो कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं शो कर पाएंगे। अब आते हैं अपन स्टीरियो वाले में। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल कर सकता है क्या, ये बताइए। क्या हमने ज्योमेट्रिकल ऐसा कुछ पढ़ा है? MA2 और ये AA, ऐसा नहीं, हम इसको नाम AA दे रहे थे ना। AA का ट्वाइस B2, इस टाइप का पढ़े अपन ज्योमेट्रिकल में पढ़े? अरे देखो ये रहा मेटल, बीच में मेटल है, ये रहा आपका एक ऑक्स, ये रहा दूसरा ऑक्स। हो गए 2 ऑक्स। अब क्या बचा? 2 H2O बचा ना। एक H2O ऊपर, एक H2O किस टाइप का है ये? ट्रांस। वेरी गुड। क्या है ये? अब इसका सिस बना पाएंगे? कैसे बनेगा सिस? मेटल यहीं रखो, ये वाले को चलो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। ये अगर H2O कर रहे हो तो इसके लिए एडजेसेंट के लिए H2O यहां करना पड़ेगा। तो अब क्या बचा एक ऑक्स के लिए जगह? ये और नीचे, क्या बोलते हैं? सिस हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकल शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, जल्दी बताइए। सिस वाला ऑप्टिकल शो करेगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में काट देगी। यहां नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला, ये अपन लिखे हैं भाई सब क्लास में कि सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। वो भी कैसे बनाएगा सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर, जल्दी बताओ। यहां मैं बना दूंगा एक मिरर। क्या बनाऊंगा मैं? और इसका बना दूंगा मिरर इमेज। समझ गए ना। तो ये दोनों हो गए मेरे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये दोनों हो गए मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ रहे हैं क्या? जल्दी बना लो तो। मैं वाला भी ना स्लाइड खोल के रखता हूँ जो अपन पिछले क्लास में देख रहे थे ना, एक सेकंड।
ये आप लोगों ने बनाया था, अपन ने ना ईएन वाला बनाया था। फिर मेरे से प्रणब पूछा था सर वो ऑक्स वाला ही बनाऊं क्या, तो मैंने बोला था कि छोड़ दो, बस ईएन वाला बना लो, ऑक्स वाले का फॉर्मूला लिख लो। तो ये ऑक्स वाला ही है, कौन सा बताऊं? दिस वन, यही है ना? हाँ तो वही तो ईएन वाला, ऑक्स वाला कहाँ था, एक ऑक्स वाला भी था अच्छा इसमें था ईएन और ऑक्स वाला, सॉरी इसमें, तो ये तो अलग टाइप है ना, ये तो एम ए का थ्राइस वाला टाइप है, ये वाला नहीं है क्वेश्चन हमारा, ये है, ठीक है ना? बस इसमें क्या फर्क आया है, ईएन की जगह ऑक्स है और सीएल की जगह पानी है, समझ रहे हो? तो ये दोनों हमारे हो गए, ये ट्रांस वाला जिसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ये सिस वाला जिसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो आपको ये सेम डायग्राम बनाना है, 3 डायग्राम बनाने, कौन कौन से बनाने हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जहां पे सीएल की जगह आप डालोगे H2O और ईएन की जगह रख दोगे ऑक्स, तो हमारा डायग्राम बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो हमने देखो ये एग्जाम्पल समझा था तो हमको समय समझ में आ गया था। अब आज देखो हमने सिर्फ क्वेश्चन का देखा, क्वेश्चन तो हमको समझ में नहीं आया कि यही पूछा है, ये तो हम पढ़े, हमारे लिए नई चीज थोड़ी ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, बट क्वेश्चन उस फॉर्म में आया तो हम समझ नहीं पाए कि कैसे बनेगा उसका। क्लियर हुआ ये पार्ट? तो ये आपका उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ ना। डन। इसका ये वाला मत बनाना, क्योंकि ट्रांस वाला तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता ना, देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है यहां पर। और इन दोनों को बनाना पड़ेगा, देखिए इसका तो ऑप्टिकल आइसोमर होता है ना, वहां तो बोला ना कि ऑल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आपको बनाने हैं उसके, ठीक है? चलो आगे बढ़े। चलिए सेकंड बताओ, कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट ईएन का थ्राइस Cl3। अगेन मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं होगा, ना लिंकेज होगा, ना आयनाइजेशन होगा, ना आपका हाँ कोऑर्डिनेशन है, ना सॉल्वेट है। सीधा आते हैं अपन ज्योमेट्रिकल वाले में, है ना? ज्योमेट्रिकल वाले में भी देखो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में तो सारे लाइगेंड एक जैसे हो गए ना, तो आमने सामने तो सब एक ही आएगा, हमेशा ईएन के सामने ईएन ही रहेगा, हमेशा ईएन के सामने ईएन, कोई और अलग आएगा नहीं। आप याद करो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब होता है जब होमोलिप्टिक नहीं होता, क्या चाहिए हमें? हेट्रोलिप्टिक, याद रखिएगा। तो ये तो ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाएगा, बट ऑप्टिकल तो करेगा नहीं। कौन सा टाइप है जल्दी बताइए? हाँ AA3 टाइप। हाँ अब ये वाला एग्जांपल वही है, ये तो सेम एग्जांपल है हमारे पास। कौन सा टाइप है जल्दी बताइए यहाँ पर फिगर में? ये वाला है, ये रहा क्वेश्चन, सेम है यही, ईएन वाला। तो इसका ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये वाला लीवो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अपन को ऑक्स दिया तो ये रहा ऑक्स, ऑक्स दिया कि ईएन दिया है? ईएन दिया, तो फिर वही है। और कोबाल्टी दिया है ना, तो एक्चुअली यही यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आपको नहीं आएगा आज, ठीक है? आप कौन से स्कूल से हो? तो वहां कौन सा चैप्टर हुआ अभी तक केमिस्ट्री में? आप लोग बनाओ ये, अभी चालू नहीं हुआ स्कूल? अच्छा, हो गया, आगे बढ़ू? चलो बैक टू द क्वेश्चन। चलिए थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला, CONH3 5NO2 और बाहर NO3 का ट्वाइस है। हाँ अब नाइट्रेट हो सकता है लाइगेंड, तो आप नाइट्रेट को अंदर करो, नाइट्रो को बाहर कर दो, तो आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा। मतलब ये एक है और इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या हो सकता है? NCO। NH3 को बाहर मत कर देना, NH3 बाहर जाकर काउंटर आयन नहीं बन पाएगा, वो लाइगेंड ही है, ठीक है? और NO3 को अंदर ले आना, एक एक ही लेकर आना, ठीक है? और बाहर एक NO3 रहेगा और आपका NO2 भी है, दोनों रहेगा। समझ गए क्या?
तो ये हो गया इसका किस टाइप का आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर। और बताओ, हाँ बोल। देख नाइट्रेट लाइगेंड भी हो सकता है और नाइट्रेट आपका काउंटर आयन तो है ही यहां पर। तो अपन ने क्या कर दिया, इस नाइट्रो को बाहर करे और एक नाइट्रेट को अंदर कर दिए, ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अंदर कितने लाइगेंड है, 5 और एक 6 है ना। मैंने बस इसको अदला बदली किया है, NO3 को अंदर लेके गया, एक NO2 को बाहर। ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि NO3 भी एक पोटेंशियल लाइगेंड है, नेगेटिव आयन है ना। यहां ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि K एक पोटेंशियल लाइगेंड नहीं है, तो आप K को अंदर लेके नहीं आ सकते और एक C2O4 को या H2O को बाहर नहीं लेके जा सकते, इसलिए ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं दे पा रहा था, बट ये दे सकता है। और बताइए और किस टाइप का आइसोमर बन सकता है, लिंकेज, वेरी गुड, लिंकेज बनेगा ना। कैसे बनेगा, NO2 एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, अभी तो लिखे थे अपन 6 टाइप के, ये थियो का नाम लिखा था ना मैंने यहाँ पे, कहां गया, छोड़ो। NO2 और ONO, NO2 और ONO, नाम क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O। ये कौन सा है, ये अभी नाइट्रीटो N है ये अभी, पर इसका एक और क्या बन सकता है, नाइट्रीटो O। तो इसका एक और कैसे बनाओगे आप, कोबाल्ट ऐसे ही रहने देना, अमाइन भी ऐसे ही रहेगा, NO2 की जगह आप क्या रखोगे, ONO, समझ गए क्या, और बाहर NO3 का ट्वाइस, समझ गए क्या। तो इसमें दो तरह के पॉसिबल है, क्या लिखोगे नीचे, आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा ये वाला और लिंकेज आइसोमर बनेगा ये वाला, ठीक है। व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल बनाएगा ये, हाँ ये वाला टाइप हो गया MA5B, MA5B भी नहीं करता है और MA6 भी नहीं करता है, भले ये हेट्रोलिप्टिक है, हाँ सेम नहीं है। MA6 मतलब होमोलिप्टिक हो गया ना, वो तो सरासर नहीं करेगा, ये हेट्रोलिप्टिक है, बट उसमें भी एक ही लाइगेंड दूसरा टाइप का है, तो वो हमेशा A के सामने एक B रहेगा और बाकी दो A के सामने दो A ही रहेंगे। हाँ हाँ, मतलब बाकी उसके जितने भी फिगर बनेंगे सारे इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इट्स जस्ट लाइक MA3B भी नहीं कर रहा था ना, MA4 भी नहीं कर रहा था, स्क्वायर प्लेनार में ये दोनों नहीं करते और ऑक्टाहेड्रल में ये दोनों शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना, डन। चलो आगे देखो, फोर्थ वाला, तो मतलब इसमें सिर्फ क्या हो गया आपका, लिंकेज एंड आयनाइजेशन। भाई इनका स्ट्रक्चर ही बनाते चलना है ना, स्ट्रक्चर ही बनाना, बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स, सिर्फ लिख के नहीं चलेंगे कि एक लिंकेज बनाएगा और एक आयनाइजेशन बनाएगा, आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। चलिए लास्ट, नहीं बाहर क्या है, बाहर ऐसा कुछ है जिसको आप पानी से रिप्लेस कर सकते हो, तो आप बाहर पानी को ला सकते हो, ज्योमेट्रिकल हाँ करेगा। वही आपका A2B2 टाइप का ही है, A2BC है ये एक्चुअली, A2BC, A2BC करेगा ये, ओके। और ऑक्टाहेड्रल वाले करते हैं ऑप्टिकल, तो ये ऑप्टिकल तो नहीं करेगा, मतलब एक सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेगा, वो भी A2BC टाइप का, उसमें सिस ट्रांस बना देंगे दोनों। कैसे बनेगा बताओ, ये रहा आपका PT, Cl को आमने सामने ले लो, सॉरी ऐसे नहीं ना, स्क्वायर प्लेनार है ना, गलत बना दिया ना ये, कैसे बनेगा, ऐसे, हाँ Cl के सामने Cl, H2O के सामने NH3, ये हो गया कौन सा, ट्रांस, और इस Cl और H2O को रिप्लेस कर दो इधर उधर, तो सिस हो जाएगा बस। आयुष आ रहा समझ में, ठीक है चलो आगे बढ़े, क्लियर है चारों क्वेश्चन, है ना, ये आपके एनसीईआरटी का ही अनसॉल्व है इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गिव एविडेंस दैट दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड आर आयनाइजेशन आइसोमर्स, एविडेंस देना है, मतलब कुछ रिएक्शन करके दिखाना है। तो हमें पता है कि जब इसको पानी में घोलेंगे तो ये सल्फेट आयन देगा, यस और नो, और इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्लोराइड आयन देगा। अब इनके लिए ना टेस्ट होता है, आप लोग केमिस्ट्री में शायद लैब में पढ़े भी होंगे, प्रेसिपिटेट से हम टेस्ट पता कर सकते हैं ना। देखो या तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, या तो गैस फॉर्मेशन हो, या तो कलर चेंज हो, इन तीनों में कुछ हो तब तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या होगा, आप दोनों टेस्ट ट्यूब में ना पहले AgNO3 डालो, क्या डालोगे, AgNO3, व्हाट इज AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, दोनों टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो जिसमें सल्फेट आयन निकल रहा होगा ना, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा नो रिएक्शन, कोई चेंज नहीं होने वाला, नो रिएक्शन,
पर जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा ना तो AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्लोराइड आयन निकला है, इसमें क्लोराइड आयन नहीं निकला है। तो ये हो गया एविडेंस कि इसमें क्लोराइड आयन निकला। सेम वापस से आप इन दोनों कंपाउंड का एक और टेस्ट करोगे सल्फेट आयन को प्रूव करने के लिए। तो आप डालोगे बेरियम क्लोराइड। क्या डालोगे? बेरियम क्लोराइड। यही दोनों डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर बनेगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, और बेरियम क्लोराइड डालोगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। तो अगेन जब सल्फेट वाला रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा? BaSO4 का व्हाइट पीपीटी, और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन। समझ गए क्या? क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर लिखवा देता हूं। लिखिए क्वेश्चन। गिव एविडेंस दैट दीज आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसको लिखना कैसे है मैं लिखवा देता हूं, रिएक्शन लिख लेते हैं दोनों के, ठीक है? वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका कैटायन इसके आयन के साथ, उसका कैटायन इसके आयन के साथ चला जाएगा। लिखिए नीचे, गिव एविडेंस दैट CONH35, नाम क्या है इसका? पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट सल्फेट। पर कोबाल्ट का वो तो बताओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, ये -1 उधर आके +3 कर देगा, तो कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है? और ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटामाइन सल्फेटो। ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हुआ था, नाइट्रेट का नाइट्रेटो होगा, सल्फेट का सल्फेटो होगा। तो पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट अभी भी 3 ही होगा, क्योंकि अभी ये -1 है तो ये +1 रहेगा, तो +1, और ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। +2 +1 इज +3। अभी भी कोबाल्ट +3। मैंने बताया था ना कि अधिकतर टाइम +3 रहता है, ठीक है? चलो लिखो, इसका आंसर लिखना नीचे। when they are dissolved in water 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 they give different ions. When they are dissolved in water they give different ions in the solution अब ये आयन के टेस्ट होते हैं अलग अलग। जैसे आप लोगों ने ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ा होगा, वो किसका होता है? आपके नाइट्रेट का टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर की रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? वैसे ही सल्फेट का टेस्ट ऐसा होता है, क्लोराइड का टेस्ट AgCl का प्रेसिपिटेट। हाँ, क्या लिखे? दे विल गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन which can be tested by adding which can be tested by adding which can be tested by adding AgNO3 solution and BaCl2 solution, barium chloride, silver nitrate solution and BaCl2, barium chloride solution. Full stop. When chloride ions are the counter ions, when chloride ions are the counter ions, when chloride ions Cl negative are the counter ions, a white precipitate a white precipitate PPT short form में PPT, a white precipitate will be obtained with AgNO3 will be obtained with AgNO3 a white precipitate will be obtained with AgNO3 and if sulfate ion SO4 2 negative and if SO4 2 negative ion are the counter ions, if SO4 2 negative ions are the counter ions, comma, a white PPT will be obtained with BaCl2. A white PPT will be obtained with BaCl2. Will be obtained with BaCl2. दोनों का रिएक्शन लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट NH3 का 5 Cl और बाहर है हमारा सल्फेट। इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूं? BaCl2। तो BaCl2 जब ऐड होगा ना तो यहां पे आयन एक्सचेंज होगा, आपको BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है? पीपीटी के लिए अपन एक डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं।
डाउनवर्ड एरो शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये वाइट पीपीटी आपका निकला। और जब सेम BaCl2 को आप किस में ऐड करोगे, जिसमें क्या निकल रहा है, क्लोराइड आयन, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो आप लिख दोगे नो रिएक्शन। ठीक है, अब वापस से इन दोनों कंपाउंड का AgNO3 के साथ करवाते हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा CONH3 का 5SO4 और Cl आपका काउंटर आयन, तो AgNO3 के साथ क्या देगा वो आपको, AgCl का PPT। और सेम अगर सल्फेट आयन आपका काउंटर आयन है, तो उस केस में AgNO3 के साथ नो रिएक्शन। तो ये हमारा एविडेंस हो जाएगा कि दोनों आयनाइजेशन आइसोमर हैं। ठीक है, एक कंपाउंड BaCl2 का रिएक्शन दे रहा है और दूसरा कंपाउंड AgNO3 का रिएक्शन दे रहा है। एक ही कंपाउंड दोनों का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। समझ गए, आगे बढ़े। नीलेश कहाँ है? हो गया, आगे बढ़ू, साथ साथ लिखते जाया करो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब वो सिस ट्रांस वाला पूछ रहा है ना, सिस ट्रांस वाले आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। पहला वाला देखो, जीरो, वेरी गुड, क्योंकि वो क्या है आपका, होमोलिप्टिक है। होमोलिप्टिक देख के ही जीरो बोलना है। और अगर वो हेट्रोलिप्टिक भी है पर एक ही है, अलग वाला एक ही है, तो भी जीरो। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, निल, जीरो। सेकेंड वाले का बताइए कौन सा टाइप है ये, A3B3। इसका तो बहुत मजेदार वाला पढ़े थे, फैक और मर, फेशियल एंड मेरिडियन। याद आ रहा है, दिखाऊं कौन सा, ये ना, देखो ये रहा आपका फैक वाला, कि जहां पर एक जैसे लाइगेंड किसी एक फेस में आ रहे हैं, इसलिए फेस से आया फैक, और एक जैसे लाइगेंड अंदर के पूरे एक मेरिडियन को कवर कर रहे हैं, तो वो उसको बोल रहे हैं अपन मर। तो फैक एंड मर, MA3B3 टाइप। ठीक है, तो एक ही बनेगा वही, मतलब दो बनेंगे, फैक एंड मर। तो लिख लेना सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए फैक एंड मर। पहला वाला नील हो गया, और दूसरे के लिए लिख लोगे टू ब्रैकेट में फैक एंड मर। हाउ मेनी बस पूछा है, बनाना नहीं बोला, डायग्राम तो बनाएंगे नहीं डायग्राम, है ना। तो बोल रहा है ना हाउ मेनी आर पॉसिबल, तो टू आर पॉसिबल एंड जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, देखो ये हमारे वो तीनों टाइप हैं। हमने ऑप्टिकल आइसोमर तीन ही टाइप के पढ़े, कौन कौन से, MAA का थ्राइस, यानी कि तीनों के तीनों डाइडेंटेड लाइगेंड। एक और टाइप क्या था, जिसमें दो होंगे डाइडेंटेड लाइगेंड और दो आपके कोई भी B2 या C2 कुछ भी। और एक हमने पढ़ा है सिंगल डाइडेंटेड और बाकी आपका B2 C2। ये तीनों दिए हुए यहां पे, दिख रहा है आपको, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, और ये टाइप 3। ये हमने तीनों के तो एग्जाम्पल पूरे देखे हुए हैं, तो बन जाएगा ये पूरा। इसका आप बनाओगे जो आपका वो जो भी बनेगा उसका मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो वो आपका डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बनाएगा। ये वाला कौन सा टाइप हो गया हमारा, अगर मैं ये फिगर में दिखाऊं तो दिस वन, MAA3 टाइप। ये क्या था हमारा, MAA3 टाइप। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो इसका टाइप है, जिसमें सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो
नहीं करेगा। और थर्ड वाले में जो ये बन रहा है ना, देखो ये हमने कौन सा बनाया, ये सिस बना है ना, इसका ट्रांस भी करेगा दोनों, इसका ट्रांस भी दोनों टाइप का डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी बनाएगा। मतलब उसमें सिस बस ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा था, ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा था। पर ये जो हमारा थर्ड टाइप है कौन सा, एम ए ए B2C2 टाइप, ये हमारा इसका जो सिस आएगा, उसके तो दो आपको दिख रहे हैं सामने, इसका ट्रांस बना सकते हैं ना, कैसे बनाओगे इसका ट्रांस, जो आपको ये ClCl अभी एडजेसेंट में दिख रहा है ना, आप इस अमोनिया को इधर लेके आओ और Cl को इधर लेके आओ, वो ट्रांस हो जाएगा। अब उसका भी बना दोगे ना मिरर इमेज, सेम बनेगा। तो मतलब इसमें 4 बन सकते हैं, सिस का भी 2, ट्रांस का भी 2। तो इसके अगर मैं टोटल पूछूं आपसे, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो आंसर इज 4। याद है उस दिन जेई और नीट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, कि जिसमें इस टाइप में मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, नॉट ऑप्टिकल, मैंने स्टीरियो बोला, तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर 3 था, इसका आंसर 4 होगा। ये अभी आपको सिस के दोनों दिख रहे हैं, ट्रांस के मैंने आपको बता दिए कैसे बनाने हैं। आप बस इस Cl को उठा के यहां रखो, अमोनिया को यहां रखो, तो उसका मिरर इमेज बना दो, वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, जैसे ये है। एम आई क्लियर, बन जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में तीनों टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना। डन, पक्का हो जाएगा ये वाला। ड्रॉ ऑल द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ये भी सब वैसी टाइप के, देखो ये आपका A2B2 टाइप, ये वाला ये सेकंड टाइप हो गया ना, जिसमें डाइडेंटेड 2 हैं, बाकी दोनों मोनोडेंटेड हैं। सेकंड टाइप जस्ट ये वाला, ये यही तो है, PtCl2En2 COCl2En2, बस मेटल चेंज कर दिया है, बस मेटल चेंज किया, वहां प्लैटिनम था, यहाँ कोबाल्ट आ गया, बन जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, ये भी वैसे ही है, बस ये दोनों Cl था, यहाँ दोनों को अलग अलग कर दिया है, ये वैसे सेम बनेगा। और ये वाला, ये थर्ड टाइप, वेरी गुड। ये कौन सा है, थर्ड टाइप, जिसका सिस भी आइसोमर शो करेगा दोनों, और जिसका ट्रांस भी दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये वाला भी। ये PYQ है इसका। लाइगेंड EDTA4 माइनस इज एन एग्जांपल ऑफ, EDTA का फुल फॉर्म क्या था, किसी को याद है, इथिलीन, हाँ डाइअमाइन टेट्राएसिड, वेरी गुड, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिड, इसका वो याद है फिगर, CH2 ऐसा था, और N ऐसा, और ये दोनों H की जगह क्या आ गए थे, 4 एसीटेट, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ये हमारे EDTA का स्ट्रक्चर है, जहां पे कितने लाइगेंड्स, मतलब कितने सेंटर हैं, 6, सेंटर नंबर 1, सेंटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, हेक्साडेंटेट लाइगेंड था ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉली। अब हेक्सा तो है नहीं, तो पॉली में डाल देंगे उसको। समझ गए क्या ये क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग लाइगेंड आल्सो फॉर्म्स कीलेट कॉम्प्लेक्स, क्या था कीलेट, जो अंदर रिंग बनाता है, रिंग वही बना पाएगा जो बाइडेंटेट होगा, जो ऐसे पकड़ेगा मेटल को। देखो मोनोडेंटेट कैसे पकड़ते हैं मेटल को, मोनोडेंटेट लाइगेंड कैसे पकड़ेंगे, एक हाथ से, मोनोडेंटेट लाइगेंड एक हाथ से पकड़ेंगे, पर अगर कोई डाइडेंटेट होगा तो वो 2 हाथ से पकड़ेगा, लाइक दिस, तो ये एक रिंग बनाएगा, इसी को किलेट रिंग बोल रहे थे। तो इसमें से कौन है हमारा, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट तो है ना, Cl नेगेटिव मोनोडेंटेट है, नाइट्रिटो भी मोनोडेंटेट है, और अमाइन भी मोनोडेंटेट है, ये डाइडेंटेट, और रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका कैसा था, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये रहा मेटल के साथ क्या बनाएगा, रिंग, क्लोज रिंग बन गई ना, समझ गए क्या, ऑक्सिलेट। इसमें ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाला बताओ, और लास्ट वाला बताओ, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, डाइक्लोरिडो, हाँ बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर इथेन 1 2 सिंगल एम वाला अमाइन, प्लैटिनम, सोच के रखो ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 यहां से आया है, और नाइट्रेट -1 होता है, NO3 1 नेगेटिव, तो ये +2 है, और ये -2 4, तो ब्रैकेट में 4, और नाइट्रेट भी तो लिखना है भैया, नाइट्रेट। ठीक है, और लास्ट वाला बताओ,
ये देखो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ये अभी 4 पार्ट है, इसके बाद 1-2 पार्ट और है ना इसका, पर आपको अटेम्प्ट 5 करने हैं, सुन रहे हो? मतलब इसमें कितने क्वेश्चन है? ABCDEFG तक है, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, सब 1-1 नंबर के हैं, है ना? कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। एक किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझ गए क्या? हम तो ये बनाते पक्का क्वेश्चन, है ना? ये भी बनाते, नाम भी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन तीनों में हम बना सकते हैं कुछ, ये दोनों बना सकते हैं, जल्दी बताइए। इन दोनों में कौन सा होमोलिप्टिक है, कौन सा हेटेरोलिप्टिक है? फर्स्ट वाला होमोलिप्टिक है, क्योंकि सारे के सारे लाइगेंड्स एक जैसे हैं, और यहां पर 4 अमाइन है और 2 क्लोरीन है, तो ये हो गया आपका। आपसे पूछा है विच कॉम्प्लेक्स इज हेटेरोलिप्टिक, तो दिस वन। एंड वाई पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, यहाँ पे लाइगेंड्स अलग अलग है, जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द सिंगल, दोनों मिल करके वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे मेटल का सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा टाइप है? ये हमारा सेकेंड टाइप। देखो, EN3 वाला फर्स्ट टाइप है, EN2 वाला सेकेंड टाइप है, और एक EN वाला थर्ड टाइप है, जिस सीक्वेंस में हम पढ़े हैं। समझ गए क्या? ये वाला बन जाएगा, ये वाला। ये वही है कि इसका सिस ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा और ट्रांस नहीं बनाएगा, तो आपको 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके। सिस वाले का 2 बनाओगे, मिरर इमेज, और ट्रांस वाले का सिर्फ 1 बना करके छोड़ देंगे। हालांकि आपको सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर बोला है, तो आपको ट्रांस बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बनाएंगे ट्रांस, जब ट्रांस वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर ही नहीं रहा है। हाँ, अगर यहां पे लिखा रहता ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस, तो आप तीनों बनाते। समझ रहे ना कब क्या आंसर देना है? अगर स्टीरियो पूछेगा तो तीनों बनाएंगे, ऑप्टिकल पूछेगा तो 2 ही बनाएंगे। कौन से वाले? दोनों सिस वाले। और अगर ज्योमेट्रिकल पूछेगा तो सिस वाला एक कोई सा भी, और ट्रांस वाला। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसी में मैं इसी फिगर की बात कर रहा हूं। कौन से वाले की? ये वाले की। और मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि ड्रॉ ऑल द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड 3 तीनों बनाएंगे। अगर सिर्फ ऑप्टिकल बोलेगा तो सिर्फ ये 2 बनाएंगे, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल है ही नहीं, सिर्फ ये 2 बनाएंगे, सिस वाले दोनों। और अगर ज्योमेट्रिकल बोलेगा तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। एम आई क्लियर? ठीक है। ठीक है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस इज, ज्योमेट्रिकल। अरे आयनाइजेशन नहीं बना पाएगा, ना लिंकेज बना पाएगा, लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेड है क्या उसके पास, और ना कोऑर्डिनेशन बना पाएगा। एक ही तो एंटिटी दी हुई है हमें, तो क्या बनाएगा? ज्योमेट्रिकल, वही सिस और ट्रांस वाला। CL सामने रहेगा तो ट्रांस, CL एडजस्ट। अभी तो यही तो एग्जांपल देखे थे, तो क्या है उसका आंसर? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, राइट। IUPAC नंबर फॉलोइंग, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में से किसी 3 का नाम लिखना है। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो नाम लिखने का क्वेश्चन तो आएगा ही। अब जैसे पिछले पेपर में एक ही क्वेश्चन था नाम वाला, पर इस वाले पेपर में 3 नंबर का नाम है, सोचो, मतलब बहुत इजी हो गया ना 3 नंबर आपको लेना। ठीक है, चलिए बताइए। अभी अपन चारों का लिखते हैं ना। चलो पहले वाले का बताओ नाम। टेट्रा अमाइन, टेट्रा का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, अमाइन का भी पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। फिर क्लोरिडो, कोई स्पेस नहीं देंगे, सब स्मॉल लेटर चल रहा है। फिर नाइट्रीटो, नाइट, एक सेकेंड, नाइट्रीटो एन, और कोबाल्ट, नाइट्रीटो एन, कोबाल्ट, -1 +1, है ना? हाँ, इसका भी -1 हो जाके +1 हो जाएगा, इसका भी -1 हो जाके +1 हो जाएगा, टोटल 3 क्लोराइड। समझ रहे हैं क्या? चलो सेकेंड वाला बताओ। हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन निकल। हाँ, ये 2 यहीं से आया होगा ना, +2 -1, और अमाइन तो न्यूट्रल है, तो निकल 2 क्लोराइड, निकल 2 क्लोराइड। चलिए थर्ड वाला, पोटेशियम, हाँ स्पेस दे करके, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, नॉट क्रोमियम, है ना, क्रोमेट
ये 3 यहां से आया होगा -3 से, है ना, और ये +1 इसका है, तो -6 इज इक्वल्स टू -3x + 3। ठीक है, एंड लास्ट बताओ, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रोमीडो, डाई ब्रोमीडो ना, ब्रोमीडो सुना, डाई ब्रोमीडो 2 है ना, डाई ब्रोमीडो कोबाल्ट, ये +1 दिख रहा है आपको, तो x + 0 - 2 = 1, उधर जाके 3 और क्या, आयन। समझ गया क्या? ये है ना, डबल है ना ये, डाइअमाइन क्यों लिखोगे, मतलब अल्फाबेटिकली लेंगे ना, EN। अच्छा, बी के लिए, हाँ 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 हाँ, डाइअमाइन है इसमें। ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हो कि ब्रोमाइड पहले लेना चाहिए था ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन, डाई ब्रोमिडो, हाँ ये लिखा एक्चुअली गलत है। हाँ, इथेन पहले बाद में आना चाहिए ना, नाम के लिए तो उसका नाम तो इथेन 1,2 डाइअमाइन है ना, हम प्रीफिक्स थोड़ी ना देखते हैं, प्रीफिक्स तो बार बार चेंज हो सकती है ना, कभी 3 है तो ट्रिस भी हो जाएगा, कभी 2 है तो बिस भी हो जाएगा, तो आप बी को देख करके अपन पहले नहीं लिखे उसको, है ना, अपन को ई को देखना, तो ई तो बी के बाद आता है ना, तो एक्चुअली यहाँ लिखा ही गलत है, तो इसलिए अपन ने इसके अकॉर्डिंग लिखा है ना, ये एक्चुअली में इसमें भी ये मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये ऐसे होना चाहिए था आपका, समझ रहे हैं, BR2 शुड कम फर्स्ट, क्योंकि अपन उसको लिखते समय भी तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, आप फॉर्मूला लिखोगे तो भी अल्फाबेटिकली आना चाहिए, नाम लिखोगे तो भी अल्फाबेटिकली आना चाहिए, तो एक्चुअली हमने इसको देख करके लिख दिया, तो अगर आप इसको देख के ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा पेपर में, सुन रहे हैं क्या, ये लिखा होता तो अपन डाइब्रोमीडो से स्टार्ट कर देते। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? लास्ट इसमें देखो, पहला तो क्वेश्चन हो जाएगा, डिफाइन एम्बिडेंटेड लाइगेंड विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंटेड इज अ यूनिडेंटेड लाइगेंड हैविंग 2 सेंटर्स, है ना, जहां से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एग्जांपल में आप CN नेगेटिव NC लिख देना, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, या फिर नाइट्रो एंड नाइट्रिटो एंड नाइट्रिटो। तो सेकंड वाला बताओ, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस एंड दिस, इन दोनों किस टाइप का आइसोमर शो करेंगे, जल्दी बताओ। आयनाइजेशन, अब देखो यहां आयनाइजेशन हो सकता है पीयूष, सल्फेट अंदर जाएगा तो क्लोरीन बाहर आ सकता है, लेकिन दोनों ही लाइगेंड हो सकते हैं, सल्फेट इज अ पोटेंशियल लाइगेंड, क्लोरीन बाहर, सल्फेट अंदर। अगेन यहाँ पे भी आप टेस्ट करोगे, अभी तो इसी को तो प्रूफ किया था ना अपन, हाउ टू गिव एविडेंस वाला, ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा और ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, याद आ रहा है? ठीक है, डिफाइन किलेट इफेक्ट, हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किलेट इफेक्ट मतलब वही कि डाइडेंटेड लाइगेंड एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी को अपन किलेट इफेक्ट बोल रहे हैं, और उससे स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ती है ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है जिसमें एक कंपाउंड में किलेट रिंग बन रही है और दूसरे में किलेट रिंग नहीं बन रही है, तो विच इज मोर स्टेबल, किलेट रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, क्योंकि 3 है ना ये, और हर कोई 2-2 बॉन्ड बनाने वाला है, एम्बिडेंटेड नहीं डाइडेंटेड, डाइडेंटेड में नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है ना, 3 है ना, तो टोटल नंबर कितने, टोटल बॉन्ड कितनी बनेगी, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, हाँ ये जो 3 है यहीं से आया होगा ना, +3 होगा, अच्छा ये, हाँ ये -6 है ना, तो x -6 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू 6 - 3 कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे जो अब तक अभी हम टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन ने वो स्टार्ट किया था क्या, वार्नर थ्योरी चालू कर दिए थे ना, चलो उसके पोस्टुलेट लिख रहे थे, क्या बताया था वार्नर ने, वार्नर ने क्या बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, बिकॉज मेटल की 2 वैलेंसी होती है, एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को कहते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का एक नाम और क्या था, आयनाइजेबल, क्योंकि वो पानी में आयनाइज हो जाएगी, और ये इसका क्या नाम दिए थे अपन, नॉन आयनाइजेबल। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर पीटी बाहर, ये अंदर Cl4 है, पीटी Cl4, और लेट से बाहर सल्फेट है बाहर,
है ना। तो यहां पर जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो इधर आपको पॉजिटिव आयन अलग मिलेगा, इसका नेगेटिव आयन आपको अलग मिलेगा, राइट। तो ये हो गई हमारी नॉन आयनाइजेबल और ये हो गई आयनाइजेबल। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल भी लिखे थे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के, कि मेटल की प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। आजकल हम क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट वी कॉल प्राइमरी वैलेंसी टुडे ऑक्सीडेशन नंबर, एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां तक लिखे थे लास्ट, है ना। चलो सेकंड पोस्टुलेट लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पोस्टुलेट, वार्नर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट लिखेंगे। एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी, every metal atom has a tendency, every metal atom has a tendency to satisfy, every metal atom has a tendency to satisfy both its valencies, both its valencies, both its valencies, full stop. Primary valencies are satisfied by, primary valencies are satisfied by काउंटर आयंस, है ना। सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन या नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं। एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय ligands, and secondary valencies are satisfied by ligands. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट इनके थ्योरी का। The ligands satisfying secondary valencies, the ligands satisfying secondary valencies, the ligands satisfying secondary valencies are always directed towards, are always directed towards, are always directed towards fixed positions in space, fixed positions in space, are always directed towards fixed positions in space, giving a definite geometry to the complex, giving a definite geometry to the complex, giving a definite geometry to the complex. But the primary valencies are non-directional, but the primary valencies are non-directional, but the primary valencies are non-directional. इसका मीनिंग समझना जो आपने अभी लिखा है ना, थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया क्या? पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा कि दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी को डिफाइन कर दिए, उनके एग्जांपल लिख दिए। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हमने कि प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, जो बाहर का नेगेटिव आयन होगा जिसको अपन काउंटर आयन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, अंदर के लाइगेंड्स। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो अभी आपने लिखा है वो क्या लिखे हो कि ये जो लाइगेंड्स होते हैं, 4 होंगे या 6 होंगे, ये अपने आप को डायरेक्ट कर लेते हैं स्पेस में, और स्पेस में डायरेक्ट करने के बाद क्या देंगे, एक ज्योमेट्री। जो अपन स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल पढ़े हैं वो किसके कारण पढ़ रहे थे, ये लाइगेंड्स के कारण तो था कि मेटल यहां पे है हमारा और उसके 4 लाइगेंड ऐसे हैं प्लेन में, और 5वां 6वां कहां है, ऊपर और नीचे, बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर 4 ही होंगे तो चारों लाइगेंड एक दूसरे को क्या करेंगे, एक स्क्वायर प्लेनार के फॉर्म में रिपेल कर करके डायरेक्ट कर लेंगे। शेप में आपके काउंटर आयन का कोई रोल नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी में तो जो बाहर का जो अपना काउंटर आयन है उसको अपन कहीं बना रहे थे क्या? अभी तक अपन ने इतने सारे आइसोमर बनाए, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, हम सिर्फ किसको बना रहे थे, मेटल एटम को और लाइगेंड्स को, क्योंकि वही डायरेक्शनल होते हैं, वही आपके कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। देखो जब तक वो कंपाउंड कोवैलेंट था ना, तब तक ये प्राइमरी वैलेंसी वाले डिसाइड करते थे ज्योमेट्री, बट अब कंपाउंड हो चुका है कॉम्प्लेक्स, तो यहां कौन डिसाइड करेगा ज्योमेट्री, लाइगेंड्स। देखिए देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोबाल्ट COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड था बढ़िया से, इसमें डाल दिया हमने अमाइन। क्या डाल दिया, अमाइन। अमाइन 6 अमाइन इसके साथ आकर के लाइगेंड्स आए और इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, CONH3 का
CH6 और Cl3 बाहर चला गया, बन गया सा कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल सॉल्व था, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि मेटल की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आउटर आयन एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन? जब तक ये था ना तब तक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। 3 है तो क्या बनाएगा? ट्राइगोनल प्लेनार। 3 है तो क्या बनाते थे? ट्राइगोनल प्लेनार। ये रहा आपका एक Cl, ये रहा आपका दूसरा Cl, ये रहा आपका तीसरा Cl, बन गया ट्राइगोनल प्लेनार। पर अब ये आ गए तो क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 और 6, ज्योमेट्री इसकी होगी। यही हम बोल रहे हैं कि योर काउंटर आयंस आर नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसीज हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक ज्योमेट्री देती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। लिखे ना अपन टर्म्स में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन किस किस टाइप के पढ़े अपन? टेट्राहेड्रल भी होते हैं, स्क्वायर प्लेनार होते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं, और कुछ आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होते हैं। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि अपन को 5 वाले पढ़ने नहीं है, हम ज्यादा फोकस 4 और 6 में ही कर रहे हैं शुरू से, जब तक चैप्टर चालू हुआ है ना। पेंटा वाले भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ज्योमेट्री तो हमने वहीं से ली है ना, वहां पे भी 4 होते थे तो टेट्राहेड्रल बनता था या स्क्वायर प्लेनार बनता था, वहां पे भी 6 होते थे तो ऑक्टाहेड्रल बनता था। वहां पे 5 के लिए क्या बनाते थे? ये 5 ट्रायंगुलर प्लेनार बनाएंगे और एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां भी अगर 5 लाइगेंड हुए, ऐसा कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल है, 4 के लिए टेट्राहेड्रल भी हो सकती है या स्क्वायर प्लेनार भी हो सकती है। और ये सारी ज्योमेट्री हम कैसे समझते हैं? एक्सरे स्टडी करके, है ना। कंपाउंड में लिखा थोड़ी ना था इसकी ज्योमेट्री ये है। हम जब कंपाउंड की एक्सरे स्टडी करते हैं तो हमें पिक्चर क्लियर होती है कि ये कंपाउंड की एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो 2 पॉसिबिलिटी है ना ज्योमेट्री की, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है या स्क्वायर प्लेनार भी हो सकता है, 4 तो दोनों में ही हो सकते हैं। बट हमें एक्सरे स्टडी से कंफर्म पता चलता है कि ये वाला 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्क्वायर प्लेनार है या टेट्राहेड्रल है। समझ रहे हैं क्या? चलिए, वार्नर ने इस टाइप का कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उसके बेसिस में एक क्वेश्चन है वार्नर का। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वार्नर ने क्या किया? AgNO3 ऐड करते गए इस वाले कंपाउंड्स में। जैसे ये आपका कंपाउंड है, अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा होता तो आप तुरंत से बता देते सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका। आपको पर पता नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताते हो? वो एंटिटी के अंदर जितने भी लाइगेंड होंगे उनको काउंट कर लेते हो। मोनोडेंटेड होंगे तो एक एक काउंट करोगे, डाइडेंटेड होंगे तो 2 काउंट करोगे। जैसे EN5 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, Cl4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Cl6 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एम आई क्लियर? तो उसके हिसाब से आप यहां पे देख नहीं पाओगे ना, क्योंकि एक यहां तो स्क्वायर ब्रैकेट है ही नहीं। पर ये बता रहा है कि जब इस कंपाउंड में AgNO3 डाला गया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुए। व्हाट डज दैट मीन? देखो कॉम्प्लेक्स में कौन आयनाइज होता है? जो बाहर होता है। तो यानी कि यहां ये दोनों Cl बाहर ही होंगे, तभी तो दोनों आयनाइज हो गए। सोचिए एक बार, PD ब्रैकेट के अंदर चारों अमाइन हैं और Cl2 बाहर है। समझ रहे हैं क्या? इसका करवाऊं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? PdNH3 वाला आयन कितना पॉजिटिव? ये 2 यहीं से तो आया है, प्लस 2 Cl नेगेटिव। ये वही 2 Cl नेगेटिव है जो AgNO3 के साथ मिल करके 2 AgCl बनाए। समझे क्या किया मैंने? तो एक्चुअली कंपाउंड ये है। अब देख के बता दो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का? 4। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या करना था? फिर से समझना, फिर से समझो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस फॉर्मूले का आपको बताना है कि इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हर में एक एक मेटल है ना, इन मेटल्स का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है मुझे। पर डेटा क्या दिया हुआ है कि जब इन सभी में जब AgNO3 डाला गया तो इतने इतने नंबर ऑफ मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए। अब प्रेसिपिटेटेड तभी होगा ना जब क्लोराइड आयन बनेगा। अगर ये लोग मान लो यहां पर ये 0 होता ना, अगर ये 0 होता तो पूरे के पूरे क्लोरीन और अमोनिया सब अंदर होते ब्रैकेट के।
एक भी क्लोरीन बाहर नहीं था, एक भी क्लोरीन बाहर नहीं था, इसलिए तो एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। क्लोराइड आयन चाहिए ना आपको, क्लोराइड आयन रहेगा तब तो AgNO3 के साथ वो क्या करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके AgCl बनाएगा। तो यहां 2 AgCl बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों Cl ब्रैकेट के बाहर हैं और वो चारों अमोनिया ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समझे क्या? तो दूसरा वाला देखते हैं, बताओ इसका कैसे। क्योंकि यहां पे भी 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्लोरीन बाहर है और 6 पानी अंदर। समझ रहे हैं क्या? 6 पानी अंदर। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब इसका आप बना सकते हो क्या, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कैसे बनाओगे, निकल 6 पानी अंदर और 2 क्लोरीन बाहर। इसका सॉल्वेट आइसोमर कैसे बनेगा, एक क्लोरीन अंदर ले लो, एक पानी बाहर कर दो, यानी कि NiH2O का 5, एक तो बाहर कर रहे हैं ना Cl, और एक Cl बाहर डॉट एक और बनेगा। अरे दोनों Cl अंदर ले लो, नहीं ले सकते क्या, ले सकते हैं ना, सेम। हाँ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, पर एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर आप बोलोगे पेंटा एक्वा, यहां आप बोलोगे हेक्सा एक्वा, और अब जो बना रहा हूं वहां क्या बोलोगे, टेट्रा एक्वा। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, और ये आपका डॉट 2H2O चला गया बाहर। ये तीनों सॉल्वेट आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ गए क्या सॉल्वेट आइसोमर का मतलब, ठीक है ना। हाँ चलो थर्ड वाले में आओ। 6 क्यों 6 हुआ, क्योंकि इसका एक भी AgCl बाहर नहीं आया, एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, मतलब एक भी क्लोराइड आयन नहीं बन रहा है पानी में डालने के बाद। पानी में डालने के बाद एक भी क्लोराइड आयन नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी क्लोराइड काउंटर आयन नहीं है, कोई भी क्लोराइड काउंटर आयन नहीं है, यानी कि सारे के सारे क्लोराइड कहां है, अंदर, सारे के सारे क्लोराइड है अंदर। तो कितने हो गए, 4 और 2, 6 हो गए ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। समझे क्या, 5 कैसे हुआ भाई, 3 क्लोराइड है, 4 अमोनिया, टोटल 7 हो गए। एक AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब एक क्लोरीन कम कर दो, एक क्लोरीन तो डेफिनेटली बाहर है, तो क्या बचा अब, 6, जिसमें 4 अमोनिया है और 2। तो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, CONH3 का 4Cl2 और एक Cl बाहर। यहां क्या लिखू नीचे, कैसे 2, ये -1 ये +1, तो ये -2 जाके 3 नहीं होगा, तो ये थ्राइस होना चाहिए ना। सोचो सोचो एक बार जल्दी से, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोले, अगेन 6, लास्ट वाला 4, क्योंकि एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्लोरीन अंदर ही है। अंदर मतलब वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, PtNH3 का ट्वाइस Cl2, नो AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब यही हुआ कि नो Cl इज प्रेजेंट एज काउंटर आयन। जो काउंटर आयन होगा ना वही आयनाइज होगा और उसी के साथ प्रेसिपिटेट बना पाएगा आपका AgNO3। समझे क्या, है ना। तो ये वाला आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 5 पॉइंट, सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी बुक का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है ये। इसके बाद के दोनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 5.2 एंड 5.3, दे आर ऑफ नॉमेनक्लेचर। सुन रहे हैं क्या, समझ गए वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइन डालना अगला। अच्छा इसका लिमिटेशन लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी। ये हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी। देखो ये एक की लिमिटेशन होती तब तो दूसरे का जन्म होगा ना। हम जैसे वहां भी पढ़ते थे कि वेस्पर में कुछ ड्रॉबैक्स थे तो VBT आया था, फिर VBT में कुछ ड्रॉबैक्स थे तो MOT आया था। वैसे ही वार्नर में कुछ ड्रॉबैक आए तो VBT आया, फिर VBT में कुछ ड्रॉबैक होंगे तो एक और लास्ट पढ़ेंगे CFT, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन या डीमेरिट्स जो बोल लो, है ना, सबका मतलब एक ही है, ड्रॉबैक्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी। इसमें हाइफन डाल के लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नहीं, पहले एक लाइन लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे।
The theory was unable to the theory was unable to explain the theory was unable to explain following was unable to explain following. हाँ, पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट. Why only certain elements why only certain elements why only certain elements form complex and not others? Why only certain elements form complex and not others? इसका रीजन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं. हाँ, खाली मैंने कहा था ना कि जितने भी हम अभी तक कंपाउंड देखे, आपने एक भी नहीं देखा होगा कि जो हमारा मेटल एटम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो. हमेशा कौन सा एलिमेंट हो रहा है हमारा? डी ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक वाले के पास वो खाली जगहें हैं डी ऑर्बिटल. तो वार्नर को नहीं पता था ये, तो वार्नर समझा नहीं पाए कि क्यों कुछ ही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना पा रहे हैं, व्हाई नॉट अदर्स. तो वो अपन वीबीटी में समझेंगे. वीबीटी यही बताएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल खाली रह जाती हैं, तो वो उन लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अकोमोडेट कर सकते हैं. खाली जगह भी तो होना चाहिए. समझ रहे हो? यहां पूरा रूम भर जाएगा तो फिर कोई और आदमी अंदर आ ही नहीं पाएगा. समझ रहे? यही हाल होता है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ. उनके पास जितनी भी ऑर्बिटल है वो सारी ऑर्बिटल भरी हुई है, तो उनको नहीं जरूरत है सेकेंडरी वैलेंसीज का. इनको जरूरत है सेकेंडरी वैलेंसीज का, क्योंकि इनके पास खाली जगह है. आ जाओ, ऑक्यूपाई कर लो, जगह खाली पड़ी है ना? ठीक है. हाँ चलो, सेकेंड पॉइंट. Why the coordination entity has a definite geometry? Why the coordination entity has a definite geometry? Why the coordination entity has a definite geometry? इसका रीजन भी हम वीबीटी में पढ़ेंगे, क्योंकि वीबीटी थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से भी डील करेगा. हाइब्रिडाइजेशन याद है आपको? sp sp2 sp3 ये क्यों करते थे अपन? Why we were doing hybridization? वो तो डेफिनेशन हो गया. हम मिक्सिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास एक जैसे ऑर्बिटल्स हो जाए. देखो क्या होता है ना, 2 का s का शेप भी अलग है, एनर्जी भी अलग है, और 2 के p के भी शेप और एनर्जीज अलग अलग है. पर जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, या इन तीनों को कंबाइन कर दोगे, या इन चारों को कंबाइन कर दोगे, तो हमारे पास 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp sp2 एंड sp3. इससे क्या होगा? जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, उनकी एनर्जी और उनका शेप सेम रहेगा. सुन रहे? पहले अलग अलग का शेप और एनर्जी दोनों अलग अलग थी, बट मिक्सिंग करने के बाद हमें जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उनका एनर्जी और उनका शेप सेम रहता है. इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन से हम समझाएंगे, जैसे हम वहां पे समझाते थे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है उसका ज्योमेट्री लीनियर है, क्योंकि वो जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों आपस में रिपेल करके लीनियर बन जाते हैं. फिर जो sp2 वाले होंगे वो 3 ऑर्बिटल हैं, तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या बना लेंगे? ट्राइगोनल प्लेनार. और अगर जो 3 वाले हैं वो टेट्राहेड्रल. और जो sp3d2 है वो 6 होगा ना, ये ऑक्टाहेड्रल. फिर एक होता है आपका dsp2. कितने हो गए? 2 3 4 स्क्वायर प्लेनार. स्क्वायर. तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से वीबीटी ने उनकी ज्योमेट्री को समझाया कि जब ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, नए ऑर्बिटल जो बनते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद एक पोजीशन ऐसी वो एक्वायर कर लेते हैं जो उनकी ज्योमेट्री कहलाती है, जहां और फर्दर रिपल्शंस नहीं होंगे. एक हद तक रिपल्शन होगा. मतलब अगर मान लो ये 2 नए बने, ये दोनों एक दूसरे को कैसे, बीच में तो वो मेटल से अटैच है ना, तो दोनों एक दूसरे को कितना रिपेल कर सकते हैं? इतना ही. और नीचे जाएंगे तो फिर यहां से रिपल्शन हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो यहां से रिपल्शन. तो 2 ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को 180 डिग्री तक ही रिपेल कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. तो ये वीबीटी में हम समझेंगे. हाइब्रिडाइजेशन को ज्योमेट्री से लिंक करेंगे. समझ रहे हैं क्या? तो वार्नर ने तो ज्योमेट्री की कोई बात ही नहीं करी, तो फिर वो समझा ही नहीं पा रहे थे कि हर की पर्टिकुलर ज्योमेट्री की होती है. हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया कि लाइगेंड्स डायरेक्शनल होते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती है. बट क्यों? ठीक है. एंड लास्ट थर्ड पॉइंट लिखना. व्हाई डू दीज कंपाउंड्स पोजेस
वाई डू दीज कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम. वाई डू दीज कंपाउंड्स पोजेस, POSSESS, पोजेस definite magnetic and optical properties. Definite magnetic and optical properties. Definite magnetic and optical properties. Definite magnetic optical property का मतलब क्या है? आप लोग वो पढ़ते थे ना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक. कैसे पहचानते थे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो कंपाउंड या वो मेटल या वो आयन क्या होता था? पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज, मान लो ये मैग्नेट है, if this substance is attracted by this magnetic field, so this substance is known as paramagnetic material. हाँ हाँ, ऑक्सीजन हो गया हमारा, आयरन वगैरह सब हो गए, है ना, कोबाल्ट निकल सब होते हैं. आयरन अट्रैक्ट करता है ना मैग्नेट से, ठीक है. पर अगर ये वाला सब्सटेंस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाता है तो ये डायमैग्नेटिक होगा. और इसकी पहचान होती है उनके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. जिनकी पेयरिंग होते जा रही है तो अच्छी बात है. जैसे डी ऑर्बिटल में डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, याद है? DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ², 5 ऑर्बिटल. इन पांचों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो उस केस में ये हाईली पैरामैग्नेटिक है. क्यों हाईली पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि पांचों के पांचों अनपेयर्ड है. पर जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी स्पिन कम होता जा रहा है. स्पिन क्वांटम नंबर याद है आपको? अभी इन सबका स्पिन क्वांटम नंबर क्या था? +12 +12 +12 +12 +12, सब प्लस प्लस थे, कोई कैंसिल नहीं होगा. पर अब देखो ये आ गया कैंसिल करने, +12 - कैंसिल. इस ऑर्बिटल में कोई स्पिन नहीं है, कैंसिल कैंसिल. अभी ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है. क्या है? पहले ये हाईली पैरामैग्नेटिक था क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हैं? 2, तो ये स्लाइटली पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक. अब क्या हो गया ये? तो ये सब हम VBT में समझेंगे, ठीक है. पर VBT के भी कुछ ड्रॉबैक होंगे जो हम CFT में सॉल्व करेंगे. हमारी जो 2 थ्योरी बची है, यही हमारे 2 थ्योरी है चैप्टर का जो एंड है ना, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट हैंड डाल दीजिए. अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखे? ऑप्टिकल. ऑप्टिकल भी लिखो ना, 2 लिखे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल. मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्स क्यों शो करते हैं, व्हाई दे आर कलर्ड, है ना, उनके कलर्ड होने का रीजन क्या है, तो उसको भी अपन CFT से समझेंगे. VBT का ये होगा ड्रॉबैक कि VBT वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर कंपाउंड. VBT कलर नहीं बता पाएगा. VBT इसको बताने की जरूर वो करेगा ट्राई, इसको मैग्नेटिक बिहेवियर बताने की ट्राई करेगा VBT, बट कलर नहीं बता पाएगा. तो ये उसका ड्रॉबैक होगा, किसका? VBT का, जो हम CFT में ठीक करेंगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ दो. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है. इसके अलावा यहां तक कुछ अगर डाउट होंगे तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा.